रिएक्टेंट की मास प्रोडक्ट की मास के बराबर आनी चाहिए। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो हम ऑब्वियस है कि सब सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक हिंट्स दी है और एक गाइडलाइन दी है, अब उसके तहत आप डिफरेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। माई डियर स्टूडेंट्स, आई एम अख्तर सर। इससे पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाली क्लास में आपने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ा था, और उसमें जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय एंटोनी लेवाइजियर, इसके बारे में आपने पढ़ा था। इसका स्टेटमेंट पढ़ा था, ये क्या होता है ये जाना था, ये समझा था। आज हम पढ़ेंगे इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ एग्जाम्पल्स कि जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आप उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ इसके कुछ और भी एस्पेक्ट। तो न्यूमेरिकल से पहले इसका मैं एक एस्पेक्ट बता देता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये एक सवाल पूछा जाता है कि व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस किया जाता है, तो इसका आंसर होता है टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, के द मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। जब तक के नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं होंगे दोनों के, रिएक्टेंट्स के भी और प्रोडक्ट के, तो वो इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं कहा जाएगा। और अगर वो बैलेंस्ड नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। और आपको ये भी पता है, ये जो फार्मूला है, स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M means number of moles is equal to mass given upon molar mass। तो आप देख रहे हैं इसमें ये मास है, और मास इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मास दोनों की बराबर हैं, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की मास बराबर हैं, तो इनके नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर आएंगे। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मोल्स पर भी डिपेंड करता है। अगर रिएक्टेंट्स के मोल प्रोडक्ट के मोल्स के बराबर हैं, तो इसका मतलब ये वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं तो इनकी मासेस भी बराबर होती हैं। बाय दिस इक्वेशन it is the number of moles, small n is equal to number of moles, small m is equal to mass given and capital M is equal to molar mass। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को इसलिए बैलेंस करते हैं क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने लगे, वहाँ से वेरीफाइड हो जाए और उसके अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन हो। तो अगर ऐसा होता है तो कोई भी केमिकल रिएक्शन सही है, वरना फिर वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगा। एनीवे, आज हम देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स, इसके रिगार्डिंग किस तरह से न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं वो देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। 4.90 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला KClO3, पोटेशियम क्लोरेट व्हेन हीटेड प्रोड्यूस्ड 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड रेजिड्यू KCl, पोटेशियम क्लोराइड। KCl को हम क्या कहते हैं? पोटेशियम क्लोराइड। लेफ्ट बिहाइंड वेज 2.96 ग्राम, फुल स्टॉप। शो दैट these results illustrate the law of conservation of mass। अब इस न्यूमेरिकल को देखिए और इससे ये साबित कीजिए कि ये जो केमिकल रिएक्शन होगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करेगा। देखिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप ध्यान में रखें।
देखिए ये इक्वेशन है बच्चों, आपका जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसका केमिकल इक्वेशन ये लिखा है। इस पे ज़रा सा गौर से देखिए। पोटेशियम क्लोराइड 4.93 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन हीटेड, जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीजन गैस और पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन 1.9 to 2.96। अब आ जाइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, द मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो देखिए हम इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं और देखते हैं कि इसके बराबर ये आता है या नहीं आता है। तो 9 6 और ये 6 2 8 और ये 8 और ये 4.88। तो आप देख रहे हैं कि ये 4.88 है और ये 4.93 है। अगर हम इसमें से इसको मान लो घटा दो तो ये आ जाएगा आपका, तो ये आपका ये अमाउंट आ रहा है। तो घटाने पर, सब्सट्रैक्ट करने पर 0.05 आ रहा है। अगर इतना डिफरेंस आ रहा है तो ये डिफरेंस निगलेक्ट कर दिया जाता है। वो क्यों किया जाता है, मैंने बताया था कि इतनी जो होती हैं ये एरर्स के रूप में होती हैं। ये एरर्स आ सकती हैं इतनी 0.05 जो एरर आ रही है एक्सपेरिमेंट के दौरान, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस दौरान इतनी एरर आ सकती है, आ जाती है। तो इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और इसी के बराबर मान लेते हैं। इसलिए ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा है, इसको इलस्ट्रेट कर रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनमें आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, तजुर्बा आप हासिल कर सकते हैं, एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, प्रैक्टिस भी हो जाएगी जब आप डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए कोई दूसरा भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए बच्चों एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट with 5.85 gram of sodium chloride to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate if the law of conservation of mass is true। तो बच्चों देखिए AgNO3 plus NaCl to form AgCl and sodium nitrate। अब देखिए इसमें ये आपका प्रेसिपिटेट है और आपको बताया था मैंने पहले भी कि इसका कलर कैसा होता है, वो वाइट होता है। अब इसमें सिल्वर नाइट्रेट की मास पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें ट्रू है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हो रहा है, इसमें वेरीफाई हो रहा है, तो लेकिन फिर उसमें AgNO3 की मास क्या होगी। अगर ऐसा है तो फिर इसकी मास कैलकुलेट करनी है आपको। तो देखिए जिसकी कैलकुलेट करनी होती है हम उसको x ग्राम मान लेते हैं और फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले x प्लस 5.85 should be equal to 14.35 plus 8.5 मतलब रिएक्टेंट की मास प्रोडक्ट की मास के बराबर होनी चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग बात करें तो ये रिएक्टेंट की मास है और ये प्रोडक्ट की मास है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसमें, और नहीं है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 17 ग्राम। इसको आप दोनों को जोड़ दीजिएगा, 14.35 प्लस 8.5, इसको जब आप जोड़ देंगे फिर इसमें से जब घटा देंगे तो आपका x इज इक्वल टू निकल जाएगा कितना, 17 ग्राम, 17 ग्राम आ जाएगा। और ये 17 ग्राम अगर आप यहाँ पे ऑब्वियस है कि जब अगर आप x की जगह पे 17 ग्राम कर देंगे तो ये इसी के बराबर आएगा, करके आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, और जिसमें कि सिल्वर नाइट्रेट की मास जो कि नहीं बताई गई थी
वो कितनी आ गई, 17 ग्राम आ गई, 17 ग्राम आ गई। तो इस तरह से आप डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं और उनमें ये देख सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें है या नहीं है, किस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उस न्यूमेरिकल को, उस क्वेश्चन को इलस्ट्रेट करता है। तो जहाँ पर भी इस तरह का क्वेश्चन आए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, तो उसमें आपको हर हाल में, हर कंडीशन में ये चेक करना है रिएक्टेंट की मास प्रोडक्ट की मास के बराबर आनी चाहिए। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो हम ऑब्वियस है कि सब सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक हिंट्स दी है, एक गाइडलाइन दी है, अब उसके तहत आप डिफरेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट कंडीशंस हैं जो रिएक्शन होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि कभी कभार रिएक्शन होते होते स्टॉप हो गया रिएक्शन, और जब रिएक्शन स्टॉप कर जाता है तो फिर उसको हम फिर इनिशिएट करते हैं। तो कितनी मास जो है उसमें बची है और कितनी रिएक्ट करनी है, कहीं कहीं जब इस तरह की कंडीशन आती है तो वहाँ पर आप फंस जाते हैं। तो इस तरह का मैं एक थोड़ा सा इस तरह की हिंट दे रहा हूँ, आप देखिए। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज दैट कि दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर किसी एक सब्सटेंस में किसी एक को डिप किया गया। सपोज दैट कि एक सॉल्यूशन है, वाई सॉल्यूशन है, और इसमें x को डिप किया गया या x को इसमें मिक्स किया गया, और x की जो मात्रा थी, x की जो क्वांटिटी थी, मान लीजिए कि सपोज दैट कि 50 ग्राम है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह की भी सिचुएशन आएंगी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर, तो वहाँ पर आमतौर से जाकर बच्चे फंस जाते हैं और कंफ्यूज करते हैं। उसके लिए बता रहा हूँ। देखिए जैसे 50 ग्राम कोई एक सब्सटेंस लिया x, जिसको इसमें डिप किया जा रहा है, मान लीजिए इसकी 25 ग्राम है जिसमें डिप किया गया है, वो 25 ग्राम का सोल्यूशन बनाया गया, उसका सोल्यूशन बनाया गया, और ये दोनों मिलकर के ये इसके अंदर क्या बनाते हैं, मान लीजिए कि एक Q बना रहा है और एक Z बना रहा है। Q की क्वांटिटी सपोज दैट कि आपकी 20 ग्राम है, और Z की क्वांटिटी A है, यानी A आपको बताना है, यानी इसमें Z की जो क्वांटिटी है वो कितनी आएगी, वो कितने ग्राम आएगी, कि जो Z की क्वांटिटी है या Z का जो मास है, जो ग्राम है, वो कितना आएगा। सपोज दैट कि A आएगा। इसमें एक कंडीशन और लगाएगा, कंडीशन ये लगाएगा कि आफ्टर सम टाइम, सपोज दैट कि आफ्टर 5 मिनट और 2 मिनट और 2 मिनट्स और 3 मिनट्स एंड सो ऑन, 5 मिनट और 2 मिनट के बाद जो है ये रिएक्शन स्टॉप कर गया। इंडिकेटर के द्वारा पता लगा कि ये रिएक्शन स्टॉप कर गया, ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है। तो फिर क्या उसमें बताएगा कि जब स्टॉप कर गया तो इसकी जो अमाउंट थी, वो ये किसकी अमाउंट, ये 50 ग्राम जिसकी हमने ली थी x की, ये सिर्फ 25 ही बची, 25 ग्राम बची। कितनी बची, 25 ग्राम बची। यानी इसको गौर से सुन लीजिए, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये 50 ग्राम किसमें मिलाया गया, 25 ग्राम में। 50 ग्राम कोई भी कंपाउंड रहा होगा, मान लीजिए कोई भी कंपाउंड XYZ कुछ भी, और वो किसी दूसरे कंपाउंड में जिसकी मास 25 ग्राम है उसमें मिलाया गया, और जब उसमें मिलाया गया तो आफ्टर 2 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 3 मिनट्स जो भी है, तो उसमें क्या हुआ कि रिएक्शन स्टॉप कर गया। और वो रिएक्शन स्टॉप कर गया, ये पता कैसे लगता है, ये तो एक दूसरा टॉपिक है पढ़ने का। इंडिकेटर से पता लग जाएगा कि ये रिएक्शन स्टॉप कर गया। ये रिएक्शन जब स्टॉप कर गया तो उस वक्त देखा गया कि जो X जिसको हमने 50 ग्राम लिया था, वो सिर्फ 25 ग्राम बचा। कितना बचा, 25 ग्राम बचा। तो इसका मतलब ये है कि X की कितनी अमाउंट रिएक्ट कर गई, कितना ग्राम रिएक्ट कर गया, तो वो कैसे पता लगेगा। तो सबसे पहले तो इन बातों का भी ध्यान देना है। न्यूमेरिकल है, मैथमेटिक्स है, इसमें थोड़ा सा आपको घुमाएगा, थोड़ा रीजनिंग भी डाल देगा, तो ये आपको समझते हुए चलना। अब ऐसा नहीं है कि आप इक्वेशन लिखें और इसमें डायरेक्ट वे में पुटअप कर दें। अब इक्वेशन बच्चे क्या करते हैं, गलतियाँ क्या करते हैं, देखिए ये मैं एक कॉलम बना रहा हूँ, इसी के अंदर सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या करते हैं, A पूछ रहा है इसमें, तो आप करते हैं ये x प्लस y, ये y लिया था हम,
इसे x लिया था और इसे y लिया था, तो x लिखा प्लस y लिखा इज इक्वल टू ये क्या है q प्लस z। अब z का a है, ये पूछ रहा है q का आपका दिया है 20 ग्राम और y का कितना दिया हुआ है 25 ग्राम और x का कितना दिया था 50 ग्राम। तो बच्चे गलती करते हुए, मिस्टेक करते हुए इसका 50 ग्राम ही यहाँ पर ले लेते हैं, जिससे कि न्यूमेरिकल गलत आ जाता है। यहाँ पे 50 ग्राम शुरू में दिया था, लेकिन 50 ग्राम लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है, इस पर ज़रा सा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे हम 50 ग्राम 50 ग्राम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, इस पे ज़रा सा गौर कीजिए। देखिए ये 50 ग्राम जब हमने इसमें मिक्स किया तो आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि रिएक्शन स्टॉप कर गया, यानी इसका कुछ ही अमाउंट रिएक्ट किया है y के साथ, उसके बाद फिर नहीं रिएक्ट कर सकता, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, उससे ज़्यादा रिएक्शन नहीं होगा, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो कुछ देर के बाद स्टॉप कर गया और जब स्टॉप किया तो उस वक्त मेज़र किया गया कि इसकी कुछ अमाउंट बच गई। कितनी बच गई 25 ग्राम बच गई। 50 ग्राम लिया गया था और 25 ग्राम बच गई। तो इसका मतलब है कि सारा का सारा रिएक्ट नहीं किया। तो जितना रिएक्ट करेगा, जितनी ग्राम यूज होगी, वही तो हम न्यूमेरिकल में पुटअप करेंगे, तभी सही आएगा, वरना गलत आ जाएगा। अमाउंट ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा जो इसकी इनिशियल है, जो इनिशियल लिया गया था, इनिशियल माइनस फाइनल मास। तो इनिशियल आपकी कितनी है, इनिशियल आपकी 50 ग्राम थी और फाइनल कितनी बची 25 ग्राम बची। तो आया कितना 25 ही ग्राम। सीधी अगर हम बात करें, अगर हम लिख करके नहीं दिखाएं और ओरली अगर हम बात करें, तो सिंपल सी बात है कि 50 ग्राम लिया गया था जिसमें से 25 ग्राम छूट गया, बच गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 ग्राम ही रिएक्ट किया है। तो वो जो 25 ग्राम रिएक्ट किया है वो 25 ग्राम ही लिया जाएगा, 50 नहीं लिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल में इस तरह से घुमाने के लिए पूछ देता है। आज के वीडियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर इतना ही मुझे बताना था। अभी हमने एक को कंप्लीट किया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी इसके बाद बहुत सारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बचते हैं, उनको हम 1 by 1 इसी तरह से एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। तब तक के लिए अख्तर सर को दीजिए इजाज़त। ओके, बाय बाय, थैंक यू।